हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे गैस लॉस को। गैस लॉस के अंदर पार्टिकुलरली हम आज के इस लेक्चर के अंदर बॉयस लॉ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले जब हमने वीडियो बनाई थी आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप जो गैस के लॉस हैं उनको भी वन बाय वन जो है लेके चलें। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम बॉयस लॉ को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके हवाले से हम इसकी स्टेटमेंट को ज़रा समझेंगे, उसके अलावा ग्राफिकल जो इसकी वेरिफिकेशन है उसको देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देखेंगे, और साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक के हवाले से, उन सब को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने देखनी है इसको, क्योंकि आप ख्वाह किसी भी मेडिकल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हों, तो ये जो गैस लॉस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वैसे भी केमिस्ट्री के अंदर ये बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम गैस लॉस की बात करते हैं। तो गैस लॉस के अंदर हम चार तरह के पैरामीटर्स को देखते हैं। वो चार तरह के पैरामीटर्स हमारे पास कौन से हैं वो आपने यहाँ पर देखने हैं। हमारे पास एक पैरामीटर होता है टेम्परेचर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है प्रेशर, और एक होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी अमाउंट ऑफ गैस कितनी हमें दी गई है उस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर या उस पार्टिकुलर लॉ के अंदर। सो इन गैस लॉस के अंदर, इन सारे गैस लॉस के अंदर हम इन चार पैरामीटर्स को देखते हैं। हमारे पास कौन कौन से गैस लॉस हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक बॉयस लॉ है, फिर इस तरह से चार्ल्स लॉ आता है, फिर हमारे पास लुसेक्स लॉ आता है, ये तीसरा लॉ हमारे पास होता है, और इस तरह से अवोगाड्रोस लॉ भी हमारे पास होता है। सो हम क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बॉयस लॉ को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, सो उसको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। सो बॉयस लॉ की बात करें थोड़ी सी बैकग्राउंड के हवाले से, तो हमारे पास 1662 के अंदर एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल्स, जिसने रिलेशनशिप हमारे पास निकाला था वॉल्यूम और प्रेशर का। तो वो हमारे पास उसकी स्टेटमेंट क्या आती है, उस स्टेटमेंट को यहाँ पर आपने देखना है। स्टेटमेंट हमारे पास बॉयस लॉ की आती है कि एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। सो यहाँ पर आपने तीन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, और दूसरी बात उसने कहा कि भाई यहाँ पर क्या कही कि जो यानी हमारे पास मास है गैस का वो भी कांस्टेंट है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है गैस के लिए, और दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है इस लॉ के अंदर, इस यानी पार्टिकुलर गैस के हवाले से। और हम ये तीसरी बात ये करते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब है कि एक वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। और यहाँ पर अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देख लें, तो मैथमेटिकल इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हम कहते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, यहाँ पर मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू P। और ये कब होगा, जब हमारे पास टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस जो है वो कांस्टेंट हो। सो ये चीज आपने स्टेटमेंट यहां पर समझनी है। बॉयस लॉ ये कहता है कि जब हमारे पास किसी भी गैस का, किसी भी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर उसका कम होगा, और ये दोनों वाइस वर्सा है, यानी अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू V। और अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना चाहें तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू K बाई V। K यहाँ पर क्या है, K हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और जब यहाँ पर V जो है डिवाइड हो रहा है वहां पर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास एक और इसका रिलेशन आ सकता है, वो ये है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो यहां पर इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से हम एक और स्टेटमेंट निकाल सकते हैं बॉयस लॉ की, और वो ये स्टेटमेंट है कि गिवन फिक्स मास ऑफ अ गैस पर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम है वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट आएगा। अब यहां पर आपने समझना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम है वो उस गैस का कांस्टेंट आएगा जो कि आइडियल होगी। यानी बॉयस लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है, यानी ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये होल्ड होता है सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए। नॉन आइडियल गैसेस के लिए ये जो रिलेशन है ये हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ओबे नहीं करती। सो ये बात आपने यहां पर समझनी है। एक तो टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, दूसरा मास ऑफ गैस जो है, जो मोल्स हैं गैस के वो कांस्टेंट होना जरूरी है, और तीसरा यह है कि गैस का आइडियल होना बहुत जरूरी है। सो यहां से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि हमारे पास अगर
दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो इक्वल होते हैं फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के। ये दोनों चीजें जो है हमारे पास कांस्टेंट होती हैं, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो ये जो हमारे पास रिलेशन आता है इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशन या बॉयल्स लॉ रिलेशन। सो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम मैथमेटिकली तो हमने प्रूव कर लिया, अब इसको हम ग्राफिकली भी वेरीफाई करेंगे और एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट। सो यहां तक आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को समझना है, रिलेशन को समझना है। सो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम ये कहते हैं कि हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं या ग्राफिकल वेरिफिकेशन को देखते हैं। तो उसके लिए आप यहां पर इन ग्राफ्स को देखें। सो इन ग्राफ्स की अगर आप अंदर देखें तो हमारे पास ये जो हमारे पास एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। इस तरह से ये जो एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है। अब हमने वाई एक्सिस के ऊपर v को प्लॉट किया यानी वॉल्यूम को लिया है, जबकि हमने जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर क्या चीज लिया है, उसके ऊपर हमने प्रेशर लिया है। अब यहां पर आपको मैंने बताया कि हमारे पास जो p और v का रिलेशन है वो इनवर्स है। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सो इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ भी हमारे पास आएगा वो भी ऐसे कर्व लाइन आएगी, और ये कर्व लाइन हमें क्या शो करती है, ये कर्व लाइन हमें ये शो करती है कि इन दोनों पैरामीटर्स के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। वो किस तरह से है वो अभी एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के कर्व को हम क्या नाम देते हैं, इस तरह के कर्व को हम दो तरह से नाम देते हैं। एक इसको कहते हैं हम आइसोथर्म, आइसो मीन होता है सेम या कांस्टेंट, थर्म मीन होता है हीट। यानी यहां पर इस कर्व यानी ये कर्व हमें उस वक्त मिलता है जब गैस को हम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, कांस्टेंट हीट के ऊपर लेते हैं। सो ये बात आपने समझनी है। दूसरा, हमारे पास ए लेवल्स की बुक के अंदर एक इस ग्राफ को नाम दिया गया है और वो ये है कि हमारे पास इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ये इसका दूसरा नाम है। सो ये दोनों नाम आपने ज़हन में रखने हैं, एमसीक्यूज के हवाले से ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के कर्व को हम P और V के दरमियान, जो पैरामीटर के दरमियान हमें ग्राफ मिलता है वो कर्व होती है और वो हमारे पास आइसोथर्म या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। सो ये यहाँ पर आपने दो चीज़ें समझी कि हमारे पास अगर हम ग्राफ को जो है P और V के दरमियान लेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा। सो ये चीज़ें आपने समझी। उसके बाद हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। हम पहले इस ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं और इस ग्राफ के अंदर क्या है कि अगेन हमने यहां पर जो है वाई एक्सिस के ऊपर P को ले लिया है, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने 1/v को ले लिया है। अब यहां पर थोड़ी सी आपने बात को समझना है। अब मैंने आपको यहां पर ऊपर कहा कि हमारे पास जो P और V का रिलेशन है वो इनवर्स है। यानी अगर आपसे कोई यहां पर पूछे कि P और V का रिलेशन क्या है तो आप कहेंगे इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है। यानी अगर एक पैरामीटर बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, यानी प्रेशर जितना आप इंक्रीज करेंगे उतने ही गुना जो है वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज होगा। ये रिलेशन हमें ये कहता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास P और 1/v का, इस पूरी क्वांटिटी का आपस में क्या रिलेशन है, तो आप ये कहेंगे कि हमारे पास P और 1/v का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी P और V का, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इनवर्स रिलेशन है, लेकिन P का 1/v के हवाले से जो रिलेशन है वो इनवर्स है। वो किस तरह से आप यहां पर समझे। देखिए, मैंने कहा कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं कहता हूं प्रेशर हमारे पास डिक्रीज कर रहा है तो इससे क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/v जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि v और 1/v जो है आपस में इनवर्स है। हम ये कह सकते हैं कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका इनवर्स क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सो यही यहां पर मैंने रिलेशन आपको बताने की कोशिश की है कि हमारे पास p और 1/v का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। यानी अगर प्रेशर कम होगा तो 1/v भी कम होगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो 1/v भी बढ़ेगा, जबकि वॉल्यूम जो है उसके रिस्पेक्टिव दूसरी तरह से ऑपोजिट तरीके से चेंज होगा। सो ये बात आपने यहां पर समझनी है। अब क्योंकि P और 1/v का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है और जब भी दो क्वांटिटीज के अंदर, दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट आ जाए तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आती है। सो आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो ग्राफ आया है वो स्ट्रेट लाइन आई है। अब यहां पर मैंने तीन तरह के ग्राफ जो हैं वो शो किए हैं। इन तीनों को यहां पर आपने थोड़ा सा समझना है।
वो किस तरह से, अभी यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिकली यहाँ पर जो मैंने चीज़ें लिखी हैं उसको मैं थोड़ा सा ग्राफ के हवाले से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हमारे पास जो P है, P में यहाँ पर कहता हूँ कि ये हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर है, के की जगह पर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाता हूं वो के आ जाएगा, और 1/v जो है ये हमारे पास कौन से एक्सिस पर है, वो एक्स एक्सिस पर है। और हमारे पास यहां पर इस 1/v की पावर देखें वो भी 1 है और p की पावर भी 1 है, यानी हमारे पास ये जो स्लोप है जो कांस्टेंट शो कर रहा है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस तरह से आप ग्राफ को जो है वो प्लॉट करते हैं, देखते हैं पावर्स को देखकर। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 ग्राफ हैं। अब इन तीनों ग्राफ की यहां पर मैं बात करूं तो ये ग्राफ जो है हमारे पास T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर पर है और ये T3 टेम्परेचर के ऊपर है। अब क्वेश्चन ये आता है इन ग्राफ्स के हवाले से कि आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इन तीनों ग्राफ के अंदर ये टेम्परेचर्स की वैल्यू है, आपने बताना है कि इस ग्राफ में यानी इन तीनों ग्राफ में से किस टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर है। सो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। आपको मैंने शुरू में बताया कि हमारे पास किसी भी एक ग्राफ के लिए किसी भी फिक्स अमाउंट ऑफ मास ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। सो इस ग्राफ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है जो कि T1 है, इस ग्राफ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट जो कि T2 है, और तीसरे ग्राफ के लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट जो कि T3 है। सो ये तीन चीजें आपको समझ आ गई। अब यहां पर 3 ग्राफ्स हैं, उन तीनों को रिलेट करके आपने टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है। सो वो किस तरह से आप बताएंगे, उसके लिए आपने यहां पर ये एक लॉ आपको मैंने पढ़ाया है, वो आप जानते हैं, वो है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। एक इक्वेशन हमने पढ़ी आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या होती है, हमारे पास PV = nRT होती है। ये बात आपने समझी। और इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास PV = कांस्टेंट होता है। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं यहां पर कंपेयर करूं तो आप एक चीज यहां से निकाल सकते हैं कि PV = K के T के हमारे पास इक्वल आएगा, या एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो K है वो किसके इक्वल आएगा, वो nRT के इक्वल आएगा। ये दोनों चीजें आपको समझ आई कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो इक्वल होता है nRT के। सो यहां से अगर आप देखें तो मास जो है वो भी गैस का कांस्टेंट है, यानी वो फिक्स है। जो R है ये जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी फिक्स है। लेकिन यहां पर टेम्परेचर देखें तो इन तीनों ग्राफ के लिए टेम्परेचर की वैल्यू अपनी अपनी है, अलग अलग है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट है, जो स्लोप है, कांस्टेंट हमारे पास क्या शो कर रहा है, मैंने आपको यहां पर बताया कि कांस्टेंट हमारे पास स्लोप को शो कर रहा है किसी भी अमाउंट ऑफ गैस के लिए। तो कांस्टेंट हम यहां पर कह सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है इस रिलेशन से। सो यहां तक आपको बात समझ आई कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी अगर किसी भी ग्राफ की स्लोप बढ़ेगी तो हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर किसी ग्राफ की स्लोप कम होगी तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब इन तीनों ग्राफ्स के अंदर आप देखें किस ग्राफ की स्लोप ज्यादा है, जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। सो ये T1 अगर आप टेम्परेचर देखें तो इसका क्योंकि स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप सबसे कम है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। सो यहां पर हम रिलेशन निकाल सकते हैं इन तीनों यानी जो है टेम्परेचर्स के दरमियान, वो हमारे पास क्या आएगा कि T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T3। सो ये हमारे पास जो है सिंपल रिलेशन आ गया इन ग्राफ्स के हवाले से। सो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस तरह से डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट करके दे दिए जाएं और टेम्परेचर्स का पूछा जाए तो आपने उन ग्राफ्स की स्लोप को देखना है। अगर जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। और एक और बात आपने समझनी है कि जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो अवे फ्रॉम एक्सिस आएगा, यानी वो हमारे पास ऊपर की तरफ बनेगा। अगर यही मैं कह देता हूं कि हमारे पास मिसाल के तौर पर एक ग्राफ प्लॉट करें टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सो वो जो ग्राफ होगा वो हमारे पास नीचे की तरफ बनेगा, उसकी स्लोप बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम है। सो ये बात आपने यहां पर समझ ली। उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको यहां पर डिस्कस करते हैं। वो ये है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ ऑफ log P वर्सेस log V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यहां पर आपने ग्राफ को शो करना है। उसके लिए यहां पर मैं कुछ यहां पर जो है इसको सॉल्व करेंगे पहले और फिर उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ को। सो मैं कहता हूं कि हमारे पास PV = कांस्टेंट होता है। अब दोनों तरफ अगर मैं log ले लूं तो log PV = log K के इक्वल आ जाएगा।
ये बात आपको समझ आई। अब दो क्वांटिटीज जब मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका लॉग हो तो हम उनको लॉग सेपरेट ले लेते हैं प्लस का बीच में साइन डाल के। तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग के इक्वल। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसी तरह से मैं इस लॉग वी को उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लॉग पी इज इक्वल टू माइनस लॉग वी प्लस लॉग के। ये बात आपको समझ आ गई। यहां तक आप समझ गए कि लॉग हमने दोनों तरफ लिया और उनको फिर आगे सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहां पर अगर आप पी देखें, सो पी को यहां पर मैं इस ग्राफ के अंदर मैं नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूं, उस पर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं बताऊं आपको कि मैं लॉग पी को जो है मिसाल के तौर पर मैं जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर ले लेता हूं। इसी तरह से जो माइनस लॉग v है इसको मैं x एक्सिस के ऊपर ले लेता हूं और हमारे पास जो log k है ये c की वैल्यू को शो कर रहा है और इसको मैं mx ले लेता हूं। सो अगर आप log p की वैल्यू को देखें, पावर को देखें, ये 1 है और इसकी पावर भी 1 है। सो यानी यहां पर पावर हमें 1 ये शो कर रही है कि हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कौन सा आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी log p और log v के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन आएगा, जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं अब दूसरे पेज के ऊपर। सो मैंने आपको बताया कि हम यहां पर ग्राफ को प्लॉट करने लगे हैं। वाई एक्सिस के ऊपर मैं ले लेता हूं यहां पर लॉग पी को और एक्स एक्सिस पर मैं ले लेता हूं लॉग वी को। अब यहां पर हमने देखा कि हमारे पास जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी और किस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ इस तरह से मिलेगा। अब इस ग्राफ के अंदर आप देखें तो वाई एक्सिस के ऊपर लॉग पी है, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर लॉग वी है और ये जो अंडर द ग्राफ जो हमारे पास एरिया आ रहा है ये लॉग के को शो कर रहा है। यानी ये लॉग के की वैल्यू को शो कर रहा है और यहां पर ये जो हमारे पास यहां पर ये एंगल आएगा वो 45 डिग्री आएगा। 45 क्यों आता है, क्योंकि tan आप जानते हैं tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है और जब ये हमारे पास 1 वैल्यू आएगी tan 45 की तभी हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ की मिलेगी। और इस तरह से अगर हम एक्सटर्नल एंगल, इस एंगल की बात करें तो ये हमारे पास 135 डिग्री है जो कि -1 की इक्वल आती है। और ये -1 जो हमने पीछे यहाँ पर सॉल्व भी किया कि माइनस लॉग वी के इक्वल आता है, ये शो करता है कि ये जो ग्राफ की लाइन है हमें ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप को शो कर रही है। ये किस स्लोप को शो कर रही है, ये नेगेटिव स्लोप को शो कर रही है। यानी हमारे पास लॉग पी और लॉग वी के दरमियान जो स्लोप बनेगा वो नेगेटिव स्लोप बनेगी, वो आप यहां से डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें पॉजिटिव स्लोप की तो पॉजिटिव स्लोप हमें किस तरह से मिलेगी वो आपने यहां पर देखनी है। ये हमारे पास उसी तरह से हम ले लेते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। सो अगर आपको ग्राफ जो है इस तरह से मिले तो ये क्योंकि यहां पर ओरिजिन से अवे मूव कर रहा है, ओरिजिन से आगे बढ़ रहा है, तो इस स्लोप को हम कौन सी स्लोप कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। कौन सी स्लोप कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप कह रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है। जबकि यहां पर इस स्लोप के अंदर देखें तो क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो रही है तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव वैल्यू को शो कर रही है। सो इन दोनों ग्राफ्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव स्लोप किस वक्त हमें मिलती है और नेगेटिव स्लोप किस तरफ हमें किस वक्त मिलती है। सो ये दोनों चीजें भी आपने यहां पर क्लियर कर ली अपने लिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर और वो ये है कि हम किस तरह से जो है वो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं इस लॉ की। उसके लिए मैंने क्या किया है कि 3 सिलेंडर्स ले लिए हैं। बेसिकली हमने एक ही सिलेंडर लिया है जिसके अंदर हमने फिक्स मास ऑफ गैस लिया है, यानी उसके फिक्स मोल्स लिए हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर जो है 2 मोल्स ऑफ गैस ले ली, कोई भी गैस ले ली, आइडियल गैस लेनी है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमने यहां पर जो गैस लेनी है वो आइडियल लेनी है, एक बात। दूसरी बात ये आपने समझनी है कि टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट लेना है और तीसरी बात जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी आपने कांस्टेंट लेने हैं। सो मिसाल के तौर पर इस सिलेंडर के ऊपर मैं गैस जो है इसके अंदर आइडियल गैस ले लेता हूं, उसका फिक्स मोल ले लेता हूं और फिक्स टेम्परेचर ले लेता हूं जो कि हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस जो सिलेंडर है इसको मैनोमीटर से मैं कनेक्ट कर लेता हूं जो कि डायरेक्टली इस गैस के प्रेशर को ऑब्जर्व करेगी। अब यहां पर आपने समझना है कि हमारे पास फर्ज करें आप, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, हमारे पास इनिशियल जो वॉल्यूम है गैस का वो हमारे पास होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहां पर मैं कह लेता हूं कि यहां पर इसका वॉल्यूम जो है वो कौन सा है, वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। और प्रेशर जो इस पर अप्लाइड है वो हम कह देते हैं कि 2
एटीएम प्रेशर जो है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, हम इसके ऊपर अप्लाइड करते हैं बाय यूजिंग दिस जो वेट। सो अब यहां पर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या देखा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो प्रेशर की वैल्यू रखी है वो 2 एटीएम रखी है। इस तरह से वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 आ गई है। क्यों आई है? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन आपस में इनवर्स है, यानी अगर प्रेशर डबल होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, और वो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा, 2 एटीएम डेसीमीटर क्यूब के इक्वल आएगा। और यही हमने फाइंड करना है, यही हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम किसी भी गैस का किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट मास के ऊपर वो जो है वो कांस्टेंट वैल्यू देता है। सो हमने इस पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है टेम्परेचर को भी कांस्टेंट लिया, वॉल्यूम को भी हमने मोलर मास को भी यानी मास ऑफ द गैस को भी कांस्टेंट लिया, और इस तरह से हम कहते हैं कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। अब इसी सिलेंडर के ऊपर हम क्या करते हैं कि प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। प्रेशर को किस तरह से हम इंक्रीज करते हैं कि हम प्रेशर को डबल कर देते हैं, यानी 4 एटीएम कर देते हैं। जब प्रेशर को हम 4 एटीएम करते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट के हवाले से भी बताया था, बॉयल्स लॉ यही कहता है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू उतने ही गुना कम होती जाती है। सो दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया कि प्रेशर को 4 डेसीमीटर क्यूब कर लिया, वॉल्यूम हमारे पास हो गया 1/2 डेसीमीटर क्यूब। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप करें तो 4 इंटू 1/2 टू के साथ यानी 4 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास अगेन वैल्यू जो है वो 2 एटीएम डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी। यानी दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर भी हमने देख लिया कि जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास अगेन कांस्टेंट आया आइडियल गैस के लिए, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट मोल्स रखती है। सो ये दूसरी बात आपको समझ आ गई। अब हमने क्या किया कि अगेन हमने प्रेशर को और इंक्रीज कर दिया, और प्रेशर को इंक्रीज कर हमने 3 टाइम्स प्रेशर को इंक्रीज कर दिया इनिशियल वॉल्यूम से, यानी इसको हमने 6 एटीएम कर दिया। अब 6 एटीएम किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 1/3 हो गया, यानी जितने गुना हमने प्रेशर इंक्रीज किया उतने ही गुना हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। पहले वॉल्यूम 1 था इनिशियल, अब उस क्योंकि प्रेशर को 3 गुना इंक्रीज किया तो 3 गुना वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, और 1/3 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां पर आप देखें तो हमने प्रेशर को किया 6 एटीएम और वॉल्यूम को हमने हो गया हमारे पास 1/3 डेसीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को जब आप दोबारा प्रोडक्ट लेंगे दोनों का, तो अगेन हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 एटीएम डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी। सो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, इन तीनों डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपने देखा कि हमारे पास जैसे जैसे हमने प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज किया उसी तरह उतने ही गुना हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो डिक्रीज हुई, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो हमारे पास सेम आ रहा था, वो कांस्टेंट आ रहा था। सो यहां से हमारे पास जो बॉयस लॉ है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाता है कि किसी भी गैस जो कि गैस हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर है और उसका फिक्स मास है, उस गैस के प्रेशर अप्लाइड और वॉल्यूम का जो आपस में प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। सो ये बात भी आपने यहां पर समझ ली। अब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत आसान किस्म का क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाता है, वो देखते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यानी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट 1 एटीएम प्रेशर। यानी हम यहां पर देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम दिया गया है V1 वो क्या है, वो 5 डेसीमीटर क्यूब दिया गया है। इसी तरह से प्रेशर की बात करें P1 हमारे पास है 1 डेसीमीटर 1 एटीएम, और V2 जो है वो हमारे पास है 1 डेसीमीटर क्यूब। सो ये 3 चीजें हमें दी गई हैं, जबकि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रखा गया है। अब यहां पर हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है P2। अब P2 को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, आप जानते हैं कि हमारे पास बॉयल्स लॉ का रिलेशन आता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहां पर आपने वैल्यूज पुट करनी है, P1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, V1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, इस तरह से P2 हमने निकालना है, जबकि V2 की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 एटीएम, यानी 5 एटीएम तक अगर हम उस गैस को कंप्रेस करें तो उसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा 5 डेसीमीटर क्यूब से। सो ये हमारे पास जो है ये एक
आसान सा न्यूमेरिकल था जिसके अंदर सिंपली हमने उस रिलेशन को, बॉयस लॉ के रिलेशन को यूज किया। सो ये भी आपको यहां पर क्लियर हो गया। अब यहां पर हम लास्ट चीज देखते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने उसको जरा सा यहां पर समझना है। तो अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास ये ग्राफ है और यहां पर इस ग्राफ के ऊपर मैंने क्या किया है कि यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर पी को लिया है, यानी प्रेशर को लिया है, जबकि एक्स एक्सिस पर हमने वॉल्यूम को ले लिया है। अब यहां पर ये तीन मेरे पास ऐसे ग्राफ आ रहे हैं। इन तीनों ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। अब इन तीनों ग्राफ्स के अंदर आपसे अगर पूछा जाए, मैं अगर आपको ऑप्शन दे दूं, मैं आपको देता हूं कि ए ऑप्शन के अंदर आप ये है कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 है, जबकि बी ऑप्शन के अंदर ये है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T3 है। सी ऑप्शन के अंदर मैं आपको कहता हूं कि T3 ग्रेटर है T2 से और T2 ग्रेटर है 1 से, और डी ऑप्शन के अंदर मैं कहता हूं नन ऑफ दीज। तो आप बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। सो आपने यहां पर ये बताना है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि स्लोप की, जिस ग्राफ की स्लोप जितनी ज्यादा होगी वो ग्राफ की टेम्परेचर की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। सो अगर आप इन तीनों ग्राफ्स के अंदर देखें तो हमारे पास क्या है कि ये T3 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो एक्सिस से अवे जा रहा है, और जो ग्राफ एक्सिस से अवे जाता है उसका स्लोप की वैल्यू जो होती है वो उतनी ज्यादा होती है, और उसकी फिर रिस्पेक्टिव जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो भी ज्यादा होती है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास T3 यहां पर ग्रेटर है T2 से और T2 ग्रेटर है T1 से, यानी हमारे पास सी ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट आ जाएगा। सो इसी तरह से हम एक और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, हमने वाई एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं पीवी को, यानी प्रोडक्ट को, जो कि हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल होता है, और वाई एक्स एक्सिस पर हम प्रेशर को भी ले सकते हैं, वॉल्यूम को भी ले सकते हैं। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो ग्राफ हमें मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है, और ये स्ट्रेट लाइन हमें ये शो करती है कि हमारे पास प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होगी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। यानी हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस तरह से प्रेशर की वैल्यू अगर कम होती है तो वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा होगी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास अगेन कांस्टेंट आ जाएगा। सो इससे बात हमें ये समझ आती है कि अगर हम पीवी का ग्राफ जो है प्रेशर या वॉल्यूम के अगेंस्ट लें तो हमारे पास जो लाइन हमें मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी उस कांस्टेंट की वैल्यू, उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर बॉयस लॉ को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ना सिर्फ उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को देखा, स्टेटमेंट को देखा, बल्कि हमने उसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई किया और ग्राफिकली भी वेरीफाई किया, और कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा चुके थे उनको भी डिस्कस किया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे चार्ल्स लॉ को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।